अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, ताकत थी तो एक सैनिक से भिड़ने के लिए एक आते तो मैं मानता। तुम एक बूढ़े सैनिक से भिड़ने के लिए 15 लोग आए तो तुम कुत्ते हो। तुम जो है ना अपने आप को शिव सैनिक कहते हो, शिव सैनिक नहीं हो, तुम तो गली छाप कुत्ते हो। और आप उस सैनिक को आज आपने मारा है जो आज देश की सीमाओं पे जाके खड़ा होता है और इस देश के लिए अपना जो है ना सर्वोच्च बलिदान दे के आ जाता है, अपने बीवी बच्चों को भी त्याग के और बॉर्डर पे खड़ा रहता है इस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। आज तुम उसको मार रहे हो, उसको जो है ना दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल जो बाबा जो है ना बाला साहब के हुआ करते थे। बाला साहब चले गए मगर ये सुअर को घर में छोड़ गए। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री नहीं बैठा है गद्दी पे, वहां पर बैठा है डॉन माफिया बैठा है। मैं एक सैनिक होने के नाते महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को वहां को चैलेंज करता हूं, अगर तुम बाला साहब की औलाद हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के बताओ। तुम्हारा मुंह काला करके और जूतों की माला पहना के अगर तुम्हें नहीं घुमा दिया जाए तो मुझे एक सैनिक मत कहना। और सैनिकों ने अब ठान लिया है तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा मुंह काला करके और तुम्हें इस हालत में पहुंचा देंगे कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुमने पंगा देश के सैनिकों से लिया है। अगर आप सरकार में शामिल हैं तो आप जवाबदारी से भाग नहीं सकते शरद जी, आपको जवाबदारी लेना पड़ेगी। हिम्मत क्या थी आज शिवसेना की जो वो इस तरह से कांड कर जाती, पूर्व सैनिक के ऊपर हाथ उठा जाती, पूर्व सैनिक को दौड़ा दौड़ा के मारने में जितनी आज शिवसेना जिम्मेवार है आज उतनी ही कांग्रेस जिम्मेवार है, उतने ही शरद पवार जिम्मेवार हैं। इन तीनों की मिली भगत से जो है ना बंबई में आज अराजकता फैली हुई है और वहाँ लोग आज जो है ना डर रहे हैं, रोड पर निकलने से डर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने एक सैनिक के ऊपर हाथ उठाया है, महाराष्ट्र की सरकार कान खोल कर सुन ले, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरे सैनिक एकजुट हैं, हिंदुस्तान का एक एक सैनिक तुम्हें जवाब देने के लिए खड़ा है। मैं कल से ही संज्ञान ले रहा हूं पूरा बंबई का और पूरे वहां के सैनिक से संपर्क में हूं। आज हमारे सैनिक वहां महामहिम राज्यपाल से संपर्क कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, मगर एक सैनिक के ऊपर हाथ उठाना हम तुम्हें जवाब देंगे कि तुमने सैनिक के ऊपर हाथ उठाया है तो इसका नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज ये देशद्रोह के उसमें लिप्त हैं और देशद्रोही बन चुके हैं। आज इनके नाम अंदर जो है ना सरकार वाली चीज, कानून व्यवस्था वाली चीज, कोई चीज बची ही नहीं है। संविधान नाम की चीज नहीं बची आज महाराष्ट्र और बंबई में। आज वहाँ अराजकता फैली हुई है और वहाँ आज जो है ना गुंडों का राज कायम हो चुका है। आज वहाँ की जो है ना जनता इतनी भयभीत है कि वहाँ रहने से डर रही है। अच्छा सर, एक पूर्व सैनिक जो 65 साल का होता है एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, उसके बाद उसको मारा जाता है। कहाँ की गुंडागर्दी तानाशाही चल रही है? नहीं, तानाशाही तो चल ही रही है। पहले आपने पूछा था कि कंगना रनावत ने पीओके से तुलना कर दी थी। पहले तो कंगना रनावत ने पीओके से तुलना नहीं करी थी, लेकिन मान भी लेते हैं यदि कर दी थी तो राहुल गांधी ने पूरे भारत को सीरिया बोल दिया था। तो राहुल गांधी के घर पे जाके क्यों नहीं अटैक किया गया? राहुल गांधी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? आमिर खान और आमिर खान की पत्नी ने बोल दी थी कि पूरे भारत में मुझे रहने से डर लगता है। उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? उनके घर को क्यों नहीं तोड़ा गया? ये दोहरी मानसिकता क्यों है? ये दोगलापन क्यों है? और जहाँ तक पूर्व सैनिक को मारने की बात करते हैं, आज आपकी सरकार है, जो मर्जी कर लेते हैं, कल को समय बदलते देर नहीं लगती। और उद्धव ठाकरे के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहूँ तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। और इस तरह से जो फौजी पर हाथ उठा रहा है, ये देश के सम्मान पर हाथ उठाना है। जो ये कुकर्म कर रहे हैं, जो फौजी पर हाथ चलाया जा रहा है, निर्दोष का मकान तोड़ा जा रहा है, इनकी हिम्मत थी। 1 साल पहले हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था कि दाऊद का मकान भिंडी बाजार में तोड़ो। इनकी हिम्मत नहीं थी हाथ लगाने के लिए। यहाँ तक कि हाईकोर्ट का आदेश है, बोल रहे थे मेरे पास स्टाफ नहीं है, लेकिन कंगना रनावत शेरनी का मकान तोड़ने के लिए इनके पास स्टाफ आ गया। आज देखिए महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। देश में जितनी मौतें हो रही है कोरोना से, 40% मौतें महाराष्ट्र में हो रही है। उसको रोकने का इनके पास टाइम नहीं है। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे इतने बौखलाए हुए क्यों है? उसका कारण है उद्धव ठाकरे इतना एक कमज़ोर मुख्यमंत्री है कि मैंने आज दिन तक इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं देखा है। क्योंकि वो 2 बैसाखियों पे चल रहा है। एक बैसाखी है कांग्रेस की और दूसरी है शरद पवार की।
तो ये दो बैसाखियों पे वो टिका हुआ है, वो बैसाखियाँ जैसा इसको चलाती वैसा चलती है। तो इसके अंदर अपनी सोच, अपनी कोई ताकत, अपनी कुछ बचा ही नहीं है। और आप एक और बात बताऊँ, इसका लड़का आदित्य ठाकरे वो टोटल ही बम्बई का डॉन, जितने गुंडे, बदमाश और ड्रग माफिया हैं उनके साथ उसकी उठ बैठ है। दिशा सैलियान का जो मर्डर हुआ था, जो सुशांत राजपूत की जो सेक्रेटरी थी, उसमें ये जो है ना इनका लड़का पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। उस दिन ड्रग्स पार्टी हुई थी और ड्रग्स पार्टी में उसके साथ रेप हुआ है और रेप के बाद दिशा सैलियान का मर्डर किया गया है छत ऊपर से फेंक के। और उसमें जो है ना आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र सरकार उसको बचाने के लिए लगी है। ये सारे खेल उसको बचाने के लिए हो रहे हैं। इन्होंने आज एक सैनिक को मार के ये साबित कर दिया है कि तुम कितने कमजोर लोग हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत थी तो एक सैनिक से भिड़ने के लिए एक आते तो मैं मानता। तुम एक बूढ़े सैनिक से भिड़ने के लिए 15 लोग आए तो तुम कुत्ते हो। तुम जो है ना अपने आप को शिव सैनिक कहते हो, शिव सैनिक नहीं हो, तुम तो गली छाप कुत्ते हो। बिल्कुल मेरा खून नहीं, मेरे पूरे भारत का खोल रहा है और भारत के सैनिकों का खोल रहा है। पूरा भारत आज उबल रहा है सैनिक के लिए। और जो है ना बिल्कुल जो है ना महाराष्ट्र सरकार को और इनके शिव सैनिकों को उखाड़ फेंका जाएगा। और आज हम जो है ना वहाँ के राज्यपाल से मिल रहे हैं, उनसे टाइम लिया हुआ है और मिलके उनको पूरी महाराष्ट्र की जो रूपरेखा है बताई जाएगी। और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में हम यहाँ राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और कहेंगे यही हमारा प्रस्ताव होगा कि महाराष्ट्र में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, तो वहाँ तुरंत जल्दी से जल्दी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा, आपने शरद पवार की बात की, लेकिन शरद पवार ने तो पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। उनका तो कहना है कि मेरा कंगना से कोई लेना देना ही नहीं है, ये जो किया है बीएमसी ने किया है। बीएमसी ने किया है, सरकार में तो आप शामिल हैं, जवाबदारी आपकी उतनी ही है। अगर आप सरकार में शामिल हैं तो आप जवाबदारी से भाग नहीं सकते शरद जी, आपको जवाबदारी लेना पड़ेगी। हिम्मत क्या थी आज शिवसेना की जो वो इस तरह से कांड कर जाती, पूर्व सैनिक के ऊपर हाथ उठा जाती, पूर्व सैनिक को दौड़ा दौड़ा के मारने में जितनी आज शिवसेना जिम्मेवार है, आज उतनी ही कांग्रेस जिम्मेवार है, उतने ही शरद पवार जिम्मेवार हैं। इन तीनों की मिली भगत से जो है ना बम्बई में आज अराजकता फैली हुई है और वहाँ लोग आज जो है ना डर रहे हैं, रोड पर निकलने से डर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम शाम को घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। माहौल ये बन चुका है वहाँ का। अच्छा, बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था, वो हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन जो उनका लड़का है उद्धव ठाकरे, वहाँ पर उल्टा हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है, उन्हीं को पीटा जा रहा है। बाला साहब ठाकरे को आपने देखा होगा कि वो हरदम भगवा चोला पहन कर रखते थे। आज इनके ऊपर भगवा चोला नहीं है, आज इनके ऊपर दाऊद का चोला है। आज ये दाऊद के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये डी गैंग के आज सरकार तो नाम के लिए है, वो उसको हैंडल पूरा हो रहा है दुबई से। डी गैंग कर रही है, डी गैंग का पूरा वहाँ ड्रग्स माफिया फैला हुआ है और वो सरकार में इन्वॉल्व है और सरकार उनके कहने से महाराष्ट्र में काम कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कि हर कोई कह रहा है कि दाऊद के इशारे पर सरकार चल रही है, इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि भिंडी बाजार वाले मामले में जो दाऊद को मकान तोड़ने का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, शिवसेना ने वो नहीं करी। और क्षत्रिय भावना उभार करके चाहती है कि महाराष्ट्र के लोगों में जोश भरी जाए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा उद्धव ठाकरे को कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, क्षेत्रवाद का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। उद्धव ठाकरे जी क्रूर और कायर हैं। कायरों का काम होता है लोगों की मानसिकता को, लोगों की क्षेत्रीय भावना को उभार करके शासन करना। अच्छा शासक वो होता है जो प्रशासन चलाए, लोगों को सुविधाएं दे। और ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में महाराष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है। अब समय आ गया है, हमारे फौजी भाई ने सही कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए 6 महीने के लिए कम से कम, जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था सुधर सके। और जितने ड्रग माफिया हैं, जो रिया चक्रवर्ती ने 25 ड्रग माफिया का नाम बताई है, 25 ऐसे फिल्म स्टार हैं जो मुंबई फिल्म उद्योग के सबसे टॉप स्टार हैं, वो सारे ड्रग लेते हैं, ड्रग के बिजनेस में हैं। हमारे देश में जो जाति में हम लोग बटे हुए हैं, नेता उसको फ़ायदा उठाता है। लेकिन अब जातीय भावना टूट रही है, हिंदुओं में भी जाति की भावना टूट रही है। और ये जितनी ज़्यादा टूटेगी, इस तरह से जो अवसरवादी नेता हैं उनकी राजनीति की पोल पट्टी खुलती जाएगी। तो उद्धव ठाकरे की अब पोल पट्टी खुलती जा रही है और पूरा फिल्म उद्योग से ड्रग माफिया अब साफ होगा। और जो अच्छे लोग हैं,
जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं वो फिल्म उद्योग में नाम कमाएंगे। तो मैं पुनः मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अच्छा सर, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कंगना को टारगेट किया जा रहा है, पूरी की पूरी सरकार कंगना के पीछे लग गई, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास और कोई काम नहीं रहा। अब सवाल ये है कि कंगना ऐसा क्या जानते हैं कि आप सारा काम धंधा छोड़कर कंगना के टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल आपने अच्छा कहा। आपने देखा होगा कि जब कंगना ने शुरुआत में कंगना ने ही कहा था कि यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आज ड्रग इंडस्ट्री बन चुकी है। कुछ लोगों को छोड़ के कुछ डायरेक्टर, कुछ जो है ना फिल्म एक्टर जो हैं जो सही काम कर रहे हैं, मगर उनको करने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो वहाँ पर शुरू से देखा होगा फिल्मों के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है और अंडरवर्ल्ड पूरा कंट्रोल कर रहा है दुबई में बैठ के, कराची में बैठ के। तो उसके निगाह से काम चल रहा है और ये सरकार आज पूरी अंडरवर्ल्ड के अंदर जा चुकी है, दाऊद इब्राहिम के इशारे पे काम कर रही है। तो पूरा ड्रग्स का काम हो रहा है। अब वहाँ जो है ना फिल्म इंडस्ट्री नहीं बची है। बड़े बड़े डायरेक्टर जो अब बहुत पुराने बैठे, नाम कमाए बैठे, जिन्होंने शोहरत दौलत इस देश के लोगों से कमाई, इस देश के लोगों ने अपनी जेब काट काट के तुम्हारी फिल्में देख के और तुम्हें इस लायक बनाया है कि आज तुम मान सम्मान कमा के बैठे हो। आज तुम इन्हीं लोगों के घर तुड़वा रहे हो। आज इनके ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हो, इनके ऊपर मारपीट कर रहे हो। और आप उस सैनिक को आज आपने मारा है जो आज देश की सीमाओं पे जाके खड़ा होता है और इस देश के लिए अपना जो है ना सर्वोच्च बलिदान दे के आ जाता है, अपने बीवी बच्चों को भी त्याग के और बॉर्डर पे खड़ा रहता है इस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। आज तुम उसको मार रहे हो, उसको जो है ना दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल जो बाबा जो है ना बाला साहब के हुआ करते थे? बाला साहब चले गए मगर ये सुअर को घर में छोड़ गए। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री नहीं बैठा है गद्दी पे, वहाँ पर बैठा है डॉन माफिया बैठा है। देश की जनता को जानना चाहिए कि आज जो है ना महाराष्ट्र में बिल्कुल कानून नाम की चीज नहीं बची है। वहाँ जो आज सत्ता में बैठे हैं वो डॉन माफिया हैं, डक्सी हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस के बाहर एक पत्रकार रिपोर्टिंग करता है, उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उस फार्म हाउस के अंदर ऐसा क्या चलता है जो रिपोर्टिंग बैन है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो फार्म हाउस ही तो पूरा अड्डा है। जितने 2 नंबर के काम हो रहे हैं, जितने रेप कांड हो रहे हैं, जितना ड्रग्स हो रहा है, वो सब फार्म हाउस से ही हो रहा है। तो जब मीडिया को जानकारी मिलेगी तो मीडिया तो रिपोर्टिंग के लिए जाएगी। तो वो मीडिया चाहते हैं जो उनके जैसा दिखाए। अगर सही मीडिया पहुंचेगी जो देश हित में काम करना चाहती है, वो उनको पसंद नहीं है। तो आज जो है ना हालात वो बन चुके हैं। जब हिंदुस्तान में मीसा लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी, उस टाइम भी मीडिया का जो है ना मुंह कुचला गया था, मीडिया की आज़ादी भंग की गई थी। महाराष्ट्र में आज वही देखने को मिल रहा है कि वहाँ मीडिया की बिल्कुल जो है ना स्वतंत्रता भंग कर दी गई है। वहाँ पर वो उस मीडिया को वो लाइक कर रहे हैं जो उनके जैसी बात करे और उनसे जो है ना चाशनी में डूबे हुए सवाल पूछे, वो मीडिया उन्हें अच्छी लग रही है। और जो देश हित में मीडिया पूछेगी सवाल, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने इमरजेंसी की बात की, तो आपने इमरजेंसी भी देखी होगी, उद्धव ठाकरे की सरकार भी देखी। अगर दोनों की तुलना करें कैसे करेंगे, क्या फर्क दिखाई दे रहा है? आज के समय में उस टाइम की इमरजेंसी देश में लगी थी, मैं भी उस टाइम था। और आज जो महाराष्ट्र की सरकार देख रहा हूँ, मुझे इसमें कहीं 19-20 नज़र नहीं आ रहा है। दोनों सेम एक जैसे नज़र आ रहे हैं। उस टाइम भी लोग डरते थे, देश में लोगों की उस टाइम भी ये हालत थी, पार्क में बैठे थे तो एकदम पुलिस आती थी, छापा मारती तो उठा के ले जाती थी। आज भी महाराष्ट्र में यही हो रहा है कि कब किसका घर तोड़ दिया जाएगा, कब कौन घर से बाहर निकला है तो वो सही सलामत घर वापस पहुंचेगा कि उसको मार पीट के मार के कहीं डाल दिया जाएगा। तो आज कतई ही उस टाइम की इमरजेंसी में और आज की महाराष्ट्र की सरकार में और महाराष्ट्र की स्थिति में बिल्कुल अंतर नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि एक फौजी होने के नाते शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसा कि एक पूर्व सैनिक के साथ अपमान हुआ है? मैं एक सैनिक होने के नाते महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को वहां को चैलेंज करता हूं, अगर तुम बाला साहब की औलाद हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के बताओ। तुम्हारा मुंह काला करके और जूतों की माला पहना के अगर तुम्हें नहीं घुमा दिया जाए तो मुझे एक सैनिक मत कहना। और सैनिकों ने अब ठान लिया है, तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा मुंह काला करके और तुम्हें इस हालत में पहुंचा देंगे कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुमने पंगा देश के सैनिकों से लिया है।